नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान के आच्छादित आयुष्मान कार्ड विहीन लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड आज मंगलवार को हैदरपुर खास सहित अन्य जगहों पर कैंप लगाकर बनाया गया। यह कार्ड अंत्योदय कार्ड धारकों का ही बनाया जाएगा। इसके लिए विकासखंड में 10 स्थानों को चिन्हित कर जगह जगह कैंप लगाया गया। इस योजना में ऐसे पात्र लाभार्थियों जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको चिन्हित करते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाने की व्यवस्था कराने तथा पात्र व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार भी करना है। लक्षित लाभार्थियों के ग्रामवार वार्डवार सूची ग्राम सभा वार्ड के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं को भी उपलब्ध कराने तथा कैंप की निर्धारित से पूर्व संबंधित आशा द्वारा गांव या वार्ड के चिन्हित लाभार्थी परिवारों को कैंप लगाने स्थल के संबंध में जानकारी भी पूर्व में दी गई। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड व मोबाइल नंबर कैंप में ले जाना अनिवार्य होगा। हैदरपुर खास के ग्राम सचिव अरुण कुमार ने बताया कि जितने भी अंत्योदय कार्ड धारक है केवल उन्हीं लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है जो छूट गए थे। कुल 40 राशन कार्ड के सापेक्ष 187 यूनिट है जिसमें 120 लोगों का बनाया जा चुका है, 30 लोगों का बनाया जा रहा है, जिसके लिए आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ परिवार के सदस्यों को आना होगा जिनका बायोमेट्रिक होना अनिवार्य है। दिव्यांग व्यक्ति के घर पर ही ये सुविधा दी जा रही है। इस मौके पर सचिव अरुण कुमार, रोजगार सेवक चंद्रशेखर, पंचायत सहायक जहार अहमद, कुमारी नीतू, संदीप सफाई कर्मी मुन्ना, धर्मेंद्र मौजूद रहे। आज सुनाते हैं कि ग्राम सचिव अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा। आयुष्मान कार्ड का कैंप लगा हुआ है, किस क्राइटेरिया से लग रहा है, कैसे कैसे बन रहा है इसके बारे में? ये जो हम लोग को बताया गया आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, ये जितने भी ये राशन कार्ड है, लाल राशन कार्ड जिसको अंत्योदय राशन कार्ड कहते हैं, केवल इन्हीं लोग का बनना है जिसका छूटा हुआ है। अभी तक हमारे यहाँ इसी बात का निर्देश दिया गया कि जितने भी आयुष्मान अंत्योदय कार्ड धारक है सबका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाए। आपके हैदरपुर खास में आपका कैंप लगा हुआ, कितने लोग का बन गया है, कितने लोग का हमारे यहाँ कुल टोटल मिला 46 राशन कार्ड है जिसके अंतर्गत 187 यूनिट है, जिसमें लगभग 100-120 हम लोग बना चुके हैं। 60-70 और बचा हुआ जिसको आज बना खत्म कर दिया क्या जाए। लेके आना है इसके लिए आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर और जिस परिवार का है उनको खुद ही आना पड़ेगा क्योंकि उनका बायोमेट्रिक के जरिए अंगूठा या फेस वगैरह करना पड़ रहा है, इसलिए उनको खुद आना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कोई विकलांग है या कोई नहीं आने की समस्या है, क्या आप लोग वहाँ जाके हाँ, उनके घर जाके हमारे जो भी सदस्य उनके घर जाके उनका बना देंगे। कितनी टीम लगी है सर आपके? टोटल हमारे यहाँ 2 पंचायत सहायक, ये रोजगार सेवक, सचिव, सफाई कर्मी, पूरे लोगों की टीम लगी हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वी जोन वीरेंद्र चौधरी विधायक के नेतृत्व में कुशीनगर से चलकर आज से 5वें दिन आजमगढ़ पहुंची भारत जोड़ो यात्रा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आरंभ हुई। बाबा साहेब की प्रतिमा पर प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, विधायक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मणिन्द्र मिश्र, सचिव मनोज कुमार गौतम एवं अहमद शमशाद तथा आजमगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने माल्यार्पण किया। तत्पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भारत जोड़ो यात्रा डीएवी कॉलेज, काली चौरा, बालादेव चौक, तकिया पहाड़पुर, शिवली कॉलेज, ब्रह्मस्थान, भंवरनाथ, अनवरगंज, सेहदा, मिरिया, कंदरापुर होते हुए कप्तानगंज पहुंचेगी। उसके बाद अम्बेडकर वर्ग के लिए रवाना हो जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वी जोन वीरेंद्र चौधरी विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जोड़ो यात्रा है, आप जानते हैं जब से ये देश और प्रदेश की सरकार बदली है तभी से समाज में जो इस तरह का नफरत का मामला है, आपस में भाईचारा खत्म हो रहा है। पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए, भारत जोड़ने के लिए यात्रा। राहुल जी निकले हैं यात्रा लेके, कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जहाँ जहाँ भी यात्रा गई है। ये मीडिया के आप बंधु हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप लगातार कवरेज देख रहे होंगे, आप लोग खुद भी जानते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। हम लोग जो देख रहे हैं यात्रा का, अब ये आंदोलन का रूप है और यात्रा अब एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, देश की यात्रा हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे देखा गया कि अभी विधानसभा चुनाव में बहुत सफलता नहीं मिल पाई पार्टी को, तो किस तरह से इस यात्रा एक मजबूत स्तंभ साबित होगी? देखिए, चुनाव में हार जीत ये हर राजनीतिक दल के साथ लगा रहता है। ठीक है, कोई कारण रहा होगा, हमारे पार्टी को वोट नहीं मिला और हम नहीं सफल हो पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी ने राजनीति या चुनाव सफल किया। ये यात्रा क्योंकि समाज में फैले हुए नफरत को खत्म करने के लिए निकली है, उसको चुनाव से जोड़ के मत देखिए, लेकिन इसका असर जरूर होगा आने वाले समय में। आपको दिखेगा जो आज सीमांचल से लेकर वहाँ तक दिख रहा है, इस यात्रा का भी असर है। इसमें यात्रा में मेन महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं। हर जगह महंगाई और बेरोजगारी 2 मुद्दों को लेकर यात्रा आगे बढ़ रही है। उस पर हम लोग अपनी पूरी बात जनता के बीच में रखते हैं। आप लोग कुछ जाते हैं, सफलता नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक, यात्रा का उसमें क्या मानते हैं? राहुल जी गए भी नहीं, हिमाचल भी नहीं गए, यात्रा में ज़्यादा समय दे रहे हैं आपकी पार्टी के? क्योंकि यात्रा उन्होंने उस पूरे भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ तक जाने का उन्होंने प्रयास किया। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जब आदमी की आवाज़ दबा रही हो
और मीडिया के बंधु भी साथ न दे रहे हैं, तो नेता का तो कर्तव्य बनता है ना जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखते, तो राहुल जी अपनी बात रख रहे हैं जाकर जनता के बीच में। उत्तर प्रदेश में यात्रा का निश्चित आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में यात्रा निकल रही है, प्रादेशिक यात्रा है। हम कुशीनगर से निकला हूँ, आज आपके बीच में 5वां दिन हूँ और आने वाले 20 तारीख तक इस यात्रा को समाप्त करें, क्योंकि फिर राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में जनवरी के पहले हफ्ते में आ रहे हैं। हम सब लोग उनके साथ में शामिल होने के लिए यहाँ पर चल जाएंगे। जैनपुर पुलिस ने लड़की को अगवा करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 28 जून 2022 को एक व्यक्ति द्वारा जैनपुर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में बताया गया था कि उसकी लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष है कहीं घर चली गई है। और इस मामले में जब विवेचना हुआ तो अभियुक्त नंदलाल भारती पुत्र मुसाफिर निवासी ग्राम खाड़ थाना कोतवाली जैनपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया और ये मालूम चला कि इस व्यक्ति ने इस लड़की को अगवा कर कहीं लेके चला गया था। फिर मामले में धारा 366 की बढ़ोतरी की गई और विवेचना के दौरान आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ की यह थोड़ी सी खबर है जहां ठंड से बचाव जरूरी है, त्वचा का ख्याल रखें, कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है, कहना है डॉक्टर अमरजीत यादव का। बता दें कि सर्दियों के मौसम में ठंड से बचाव के लिए खुद को गर्म कपड़ों से कवर रखना चाहिए। इस दौरान पैर, सिर और कानों को खासकर से ढककर रखना चाहिए। वहीं सर्दियों में कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। इस मौसम में स्किन का ख्याल रखने के लिए बॉडी लोशन का उपयोग करें। ठंडक शुरू होते ही बच्चे का विशेष ख्याल रखना चाहिए और गर्म कपड़े से पूरे शरीर को हमेशा ढककर रखें। इस विषय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अमरजीत यादव ने बताया कि मौसम तेजी से बदल रहा है, सुबह और शाम को ठंडक अत्यधिक बढ़ रही है। वहीं धूप होने के बाद लोग कम कपड़े पहन रहे हैं जो बीमारियों को दावत दे रहा है। ठंड के मौसम में ज़्यादा कपड़ों का इस्तेमाल करें। सर्दी, खांसी, बुखार या जुकाम होने पर नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। वहीं छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें, उन्हें हमेशा गर्म कपड़े पहनाएं तथा धूप में न नहलाएं। बंद कमरे में पानी को हल्का गुनगुना करके बच्चों को नहलाएं। सर्दियों में त्वचा की बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है, ऐसे में विशेष ख्याल रखें। आज सुनाते हैं कि डॉक्टर अमरजीत यादव ने क्या कुछ कहा। बढ़ रही है, सर्दी, जुकाम, बुखार और त्वचा संबंधित रोग बढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या क्या उपाय और क्या ऐसे रोग हैं कि लोगों को इसके बचाव करनी चाहिए, इसके बारे में? ठंड इसमें बढ़ गई है, मौसम में बहुत उतार चढ़ाव है। ऐसे दिन में गर्मी रहती है, शाम को ठंडक रहती है। लोग जो है दिन में गर्मी की वजह से कम कपड़े पहनते हैं, शाम को जो है कपड़े ज़्यादा पहन के निकलें, ठंड से पूरा बचाव करें। और इसमें त्वचा रोग में खुजली की समस्या आमतौर पर हो जाती है, तो इसमें परिवार के लोगों से जिसको खुजली हो जाए दूर रहे और अपना जो है कपड़ा गर्म पानी से धोए, बिस्तर साफ सुथरा रखें। बाकी ठंड के लगने की लक्षण की बुखार आ रहा है, पेट में जो पेट दर्द होने लगा या लूज मोशन शुरू हो गया, तो उसको एक बार ठंडक मान के चल के उसको अस्पताल में जाके दवा लेनी चाहिए। जैसे खांसी भी कई लोगों को आ रही है, उसके लिए क्या दवाइयाँ हैं, क्या बचाव है उसके लिए? खांसी के लिए हमारे हॉस्पिटल में जो है टैबलेट है, जिथ्रोमाइसिन है, सिट्रिजिन है और कफ सिरप भी आई है। दरअसल छोटे बच्चों को भी ठंड में कैसे नहाया जाए और कैसे उसका बचाव किया जाए, उसके लिए थोड़ा सा। छोटे बच्चों को ठंड में ऐसा नहीं, धूप में ना नहलाएं, उसको जो है बंद कमरे में गुनगुने पानी से नहलाएं। निजामाबाद पुलिस ने अवैध असलाह के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 13 दिसंबर 2022 को उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह हमरा द्वारा चेकिंग के दौरान सिही पुलिया के पास से अभियुक्त बिंद्रेश यादव पुत्र स्वर्गीय फुलचंद निवासी ग्राम जुल्हापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को एक कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। आजमगढ़ की थाना बरदह से आ रही बड़ी खबर, जहां ग्राम बंधवा निवासी रामदुलार पुत्र सुमिरन संदीप पुत्र मुनीलाल ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2022 को लगभग 7 बजे शाम को रंगदारी न देने की वजह से पड़ोस के ही मनोज, नीरज, शुभम पुत्र कंठ, पंचदेव, रामचंद्र, रामू, राजेश पुत्र जयकिशन, अभिषेक पुत्र साहेबलाल जो काफी गोलबंद, मनबड़ व दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। रामदुलार ने भी बताया कि लाठी डंडे से बुरी तरह मारे पीटे हैं और दहशत फैलाने की वजह से कट्टा से फायर भी किए और कहे कि यदि शिकायत किया तो जान से मार दिए जाओगे। यहाँ तक कि उनके प्रभाव में थाना अध्यक्ष वर्धा ने पीड़ित का मेडिकल भी नहीं करवाया। इतना ही नहीं, थाने से भगा दिए गए। उन्होंने भी बताया कि यह लोग छिनैती भी करते हैं, जो चाहते हैं कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है। माँ बहन की भद्दी गालियाँ देते हुए कट्टा लहराते हुए चले गए। पीड़ित किसी तरह इलाज करवाने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। देखना यह है कि पीड़ित को कहाँ तक न्याय मिलता है। संदीप। बाप का नाम? मुन्नीलाल बिंद। रहने वाले कहाँ के हैं? बधवा महादेव जी। बधवा महादेव। थाना क्या लगता है? था बरदा था। बरदा?
आपको चोटें लगी हैं, कैसे चोट लगी हैं? ये दो झगड़े में, लड़ाई में। किस मामले में झगड़ा हुआ था? पैसे को लेके खेत से आ रहा था, कुछ लोग पैसा मांग रहे थे। हाँ। गांव के। कौन पैसा मांग रहा था? रामू और मनोज और उनके भाई लोग थे। हाँ। वो लोग पैसा कैसा पैसा था? वो कर्जा मांग रहे थे अपने से। अच्छा, उधार मांग रहे थे? हाँ, उधार मांग रहे थे। हाँ। ना देने पे, मना करने पे मारने लगे। कौन कौन लोग मारे पीटे? मनोज और रामू और शिवम, लाल साहेब और 2-3 लोग थे। अच्छा, कितने लोगों की संख्या में थे? 10 लोग करीब थे। अच्छा, इसकी शिकायत थाने पर दी है आप? जी करने गए थे, मगर वो लोग सुल्ला करा रहे थे। हाँ। बोले कि सुल्ला कर लो। वो लोग थाने पर FIR का हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। और किसी को चोट लगी है? आप ही को लगी? नहीं, मेरे बड़े बाप को लगी। मेरे बड़े पिताजी हैं, उनको काफ़ी मार दिए हैं। बुजुर्ग आदमी हैं। तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है आप लोगों का? हाँ, चल रहा है। अभी SP ऑफिस आए हैं जी। कप्तान साहब के यहाँ मुलाकात हुई है? नहीं। एप्लीकेशन दिए? एप्लीकेशन दिए हैं। अच्छा, क्या बोले हैं साहब? नोएडा के विधायक पंकज सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नोएडा सेक्टर 34 स्थित हनुमान मंदिर पर भाजपा के ग्रामीण विकास मोर्चा के अध्यक्ष लोकेश यादव के नेतृत्व में सुंदरकांड का पाठ करवाया गया और प्रभु श्री राम के लोकप्रिय विधायक पंकज सिंह की लंबी उम्र की प्रार्थना की गई। इसके साथ ही नोएडा के जनवासियों के साथ साथ भाजपा ग्रामीण विकास मोर्चा के अध्यक्ष ने खुशी का इजहार करते हुए पाठ करवाने के पश्चात नोएडा में जगह जगह मिठाइयां बांटी एवं झुग्गियों झोपड़ियों वासियों को कंबल वितरण किए गए। इस दौरान लोकेश यादव ने बताया कि नोएडा के लोकप्रिय विधायक पंकज सिंह ने जनता के दिलों में वास करते हैं, तभी यहाँ की जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजने का कार्य किया है। प्रिय विधायक लखनऊ में है और यहाँ के लोगों के विकास का मार्ग विधानसभा में प्रशस्त कर रहे हैं। इस अवसर पर व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक सचिन राणा, रवि अवाना, कपिल नेताजी, राजीव भाटी प्रधान, महामंत्री अजय प्रधान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। नोएडा सेक्टर 21A स्थित स्टेडियम से विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का द्वारा 38वीं शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों सदस्यों ने हिस्सा लिया। यात्रा गाजी और बाजे के साथ निकाली गई। यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। सभी सदस्यों ने अखंड व समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लिया। वही जगह जगह लोगों को इस संबंध में संदेश भी दिया गया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने सामाजिक सद्भाव व सौहार्दपूर्ण वातावरण में भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे भी लगाए। इससे पूरा माहौल देशभक्तिपूर्ण बना रहा। यात्रा नोएडा स्टेडियम से शुरू होकर सेक्टर 12 जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र, मेट्रो, हॉस्पिटल, बांसबल्ली मार्केट, बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 9 होते हुए नोएडा स्टेडियम पर समाप्त हुई। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा के आगे और पीछे पुलिस बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद रहे। इससे किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं घटी। एसीपी सुशील कुमार गंगा प्रसाद ने स्वयं सेक्टर 24 कोतवाली प्रभारी के साथ मौके पर मोर्चा संभाला। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री एवं राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद डॉक्टर सुरेंद्र जैन, BHP के उमानंदन कौशिक, सुनील जैन, लालमणि पांडे, अवध बिहारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत रामपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रामपुर विकास प्राधिकरण परिसर में एकत्रित हुए और सरकारी जमीनों पर विकास प्राधिकरण के मिलीभगत से अवैध निर्माण रुकवाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि लोगों को सस्ती और सब सुविधाओं युक्त मकान मिल सके और अव्यवस्थित कॉलोनियां विकसित न हो। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण के मिलीभगत के चलते सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। पूरे जिले में अवैध प्लॉटिंग ढलाने से हो रही है। अगर कहीं पर शिकायत की जाती है तो रामपुर विकास प्राधिकरण के लोग पैसे लेकर खाना पूर्ति कर देते हैं, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, मेरा नाम उस्मान पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर में। समस्याएं बहुत सारी हैं क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना जब से की गई है और इसका उद्देश्य ये था कि रामपुर में जो है लोगों को सस्ते और सब सुविधाओं के युक्त मकान मतलब उपलब्ध हों और जो अवैध कॉलोनियाँ अविकसित तरीके से जो जिसका कोई रोड मैप नहीं, बिल्कुल उल्टी सीधी बन रही हैं, उन कॉलोनियों पे अंकुश लगे और अच्छी कॉलोनियाँ विकसित हों ताकि लोगों के जीवन यापन में कुछ सुधार आए। लेकिन जब से रामपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है तब से अवैध कॉलोनियों की तो एक तरफ बाढ़ आई है, साथ साथ रामपुर विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी जेबें भरने का भी अच्छा काम चालू हो गया है। क्योंकि जहां पर भी प्लॉटिंग होती है
वहाँ पर प्लॉटिंग वालों से इनकी मिली भगत होती है और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसको प्लॉट को खरीदने के बाद में कोई आदमी अपना मकान बनाना शुरू करता है, कोई 100 गज, कोई 200 गज, कोई 150 गज, कोई 50 गज, कोई 60 गज, उस पर इनका बुलडोजर जाकर मंडराना शुरू हो जाता है और वो बुलडोजर मंडराकर उसको फिर मजबूरी में बेचारे को इनको पैसे देना पड़ते हैं, तब जाके उसका कहीं मकान बनता है। और जबकि रामपुर विकास प्राधिकरण की छत्र छाया में बहुत बहुत बड़े आवास बन रहे हैं। अभी एक ताशका में वृद्धजन आवास के पीछे कई हजार वर्ग फीट में एक मकान आवास बन रहा है। उस पर मतलब कहते हैं बार बार मतलब कहते हैं जैसे शिकायत की जाती है तो बार बार रिपोर्ट लगा दी जाती है कि उसका जो है नोटिस काट दिया गया, इस समय निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि लगातार उसमें निर्माण चल रहा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये विकास प्राधिकरण की अगर स्थापना इसीलिए की गई है कि लोगों के पैसे लेने के लिए, तो पैसे ले बात खत्म करो, मकान सबके बनने दो। लेकिन कहानी यह है कि पूरे जहाँ पर भी देखिए अवैध प्लॉटिंग रोकते हैं, जाके बुलडोजर चलता है, लेकिन बाद में फिर प्लॉटिंग बंद होती है। तो जबकि प्लॉटिंग जहाँ पर मतलब काटी जाए तो वहाँ पर मानक अनुसार उसके रास्ते होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था वहाँ पर होना चाहिए, पार्क मतलब बना हुआ होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, सब मतलब कहते हैं फर्जी तरीके से कागजों में चल रहा है। तो यहाँ पर कई बार हमने मतलब कहते हैं चेतावनी दे दी। अब क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई थी, इलेक्शन चल रहा था, इसलिए हम थोड़ा शांत थे। अब रामपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी जो भी हैं उनके जगह जगह पुतले फूके जाएंगे, क्योंकि आज हमने ये नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के नाम एक ज्ञापन रामपुर विकास प्राधिकरण के में सौंपा है और इसमें हमने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर एक सप्ताह के अंदर अंदर ये जो अवैध निवास जो निर्माण हो रहे हैं, अगर इन पर अंकुश लगाकर इनको ध्वस्त नहीं कराया गया तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे और रामपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के पुतले पूरे जिले में फूकेंगे। वाराणसी से खबर है, जहां सुनार नारी सेना सुनार समाज विचार गोष्ठी चाय पर चर्चा कार्यक्रम बेहद उत्साहवर्धक कार्यक्रम सफल हुआ। सुनार समाज विचार गोष्ठी में आए विशिष्ट अतिथिगण ने समाज में कार्य कर रहे समाज के युवाओं को निरंतर समाज हित में कार्य करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित किए। निरंतर समाज के सुख दुख में पहुंचकर समाज के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा समर्पण सहयोग स्वीकार भी भावना अलग जगाने के लिए निरंतर सहयोग आशीर्वाद का भी अतिथिगण ने आश्वासन दिया। किसी प्रकार की समस्या आने पर हम लोगों के साथ निरंतर समाज हित में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यह कार्यक्रम में आए प्रमुख अतिथि ने आश्वासन दिया, समाज हित में सुनार समाज के युवा नौजवान महिलाएं निरंतर सुनार नारी सेना कार्य कर रहा है और समाज हित में ही समाज के आखिरी तबके तक पहुंचने का भी कार्य कर रहा है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर समाज के व्यक्ति की आवाज बनकर उनके दुख और तकलीफ में निरंतर सहयोग कर उनके मनोबल बढ़ाने का कार्य सुनार नारी सेना के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम भिखारीपुर MD ऑफिस में डायरेक्टर फाइनेंस आदरणीय संतोष कुमार जाड़िया साहब की आवास पर आयोजित की गई थी। के लड़ाई को निरंतर समाज में उठाने का कार्य कर रही है और समाज के अधिकारियों कर्मचारियों तक उनकी बातों का पहुंचाने का भी कार्य कर रही है। सुनार नारी सेना निरंतर समाज हित में आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिलाकर समाज के आखिरी तबके के व्यक्ति की आवाज बनकर आगे कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से दुर्गा कुंड क्षेत्र पड़ता है हमारे यहाँ बनारस में, वहाँ पे हम लोगों ने राजकीय धान क्रय केंद्र सहित PCF आजमगढ़ द्वारा मेहनगढ़ तहसील क्षेत्र में 15 शासन सहकारी समितियों को धान क्रय केंद्र बनाया गया है। सभी क्रय केंद्रों पर धान का भंडारण होने की वजह से गोदाम धान से भर गया है। इसकी वजह से धान की खरीदारी जहां बाधित है, वहीं मिलरों द्वारा धान की उठान न होने की वजह से किसान परेशान है। विपणन अधिकारी रविंद्र सिंह का कहना है कि गोदाम भंडारण की वजह से धान खरीदारी बाधित है। मंगलवार को SDM संत रंजन कई धान क्रय केंद्रों का जानने के लिए निरीक्षण किया तो उपस्थित सचिवों द्वारा बताया गया कि गोदाम का भंडारण होने की वजह से धान खरीद जहां बाधित है, जहां बोरे का अभाव है, वहीं मिलरों द्वारा गोदाम से धान का उठान न होने की वजह से धान खरीदारी बाधित है। गोदामों को देख सचिवों की बात को जायज ठहराते हुए SDM ने अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से गोदामों में से धान उठाने जाने के बोरे की उपलब्धता कराने का निर्देश दिया। इसी क्रम में अपर जिला सहकारी अधिकारी विनोद कुमार सिंह से पूछ जाने पर बताया कि SDM साहब के निर्देशन में इस बाबत उच्च अधिकारियों को पत्र के साथ मौके भी अवगत कराया गया है। जैसे ही गोदाम खाली हो जाता है, तत्काल धान की खरीदी शुरू हो जाएगा। परिचय दीजिए। बीरेंद्र सिंह जी, मार्केटिंग इंस्पेक्टर मेहनगर। आपकी इस क्रय केंद्र पे अब तक कितने कृषकों की खरीदारी हो चुकी है? कृषकों की खरीदारी जो किसानों से खरीद हो चुकी है। कितना? 63 किसानों की खरीदारी हो चुकी है। भुगतान कितने लोगों का हो गया है? 37 लोगों का भुगतान हो चुका है। और अभी आपके यहाँ ये जो खरीदारी है वो बाधित किस वजह से है? गोदाम भर गई है जी और उठ नहीं पाया है। संपर्क किया गया है उठाने के लिए जी,
तो परिवहन ठेकेदार बोला है कल गाड़ी देने के लिए, जी। तो जैसे हो जाएगा और शुरू हो जाएगा। अच्छा, कल तक अगर गोदाम से कल माल आपका उड़ जाता है तो फिर खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी। तो कल तक उम्मीद है। उम्मीद है। बिल क्लिंटन फाउंडेशन की मीटिंग अमेरिका के जाने माने उद्योगपति फ्रैंक इस्लाम के निवास वाशिंगटन पर संपन्न हुई, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन सहित भारी संख्या में अमेरिकी व कांग्रेस के सदस्यों के साथ ही सम्मानित लोग सम्मिलित हुए। सबसे बड़ी बात थी कि बिल क्लिंटन फाउंडेशन के आयोजक फ्रैंक इस्लाम साहब थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य धन इकट्ठा करने की होती है, जिसमें इस धन से अमेरिका सहित अन्य देशों के जरूरतमंदों के उत्थान के लिए धन का उपयोग किया जा सके, जिससे उनको लाभ मिल सके। आपको बता दें कि फ्रैंक इस्लाम साहब लगातार प्रवासी भारतीयों के साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। इनकी यही सेवा को देखते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया था। फ्रैंक इस्लाम साहब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी हैं। यहाँ इनके परिवार के शाह अजाफर फैजान सहित बहुत से लोग आजमगढ़ में रहते हैं, जहाँ फ्रैंक इस्लाम साहब का आना जाना रहता है और अपने परिजनों आजमगढ़ के लोगों का हालचाल लेते रहते हैं और अपने गांव नंदाव के आसपास सड़क व्यवस्था जैसे तमाम व्यवस्था कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। फ्रैंक इस्लाम साहब का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गहरे ताल्लुकात हैं और क्षेत्र के विकास के लिए प्रशासन से भी हमेशा संपर्क में बने रहते हैं।